नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 दिवसीय विदेश प्रवास के दौरान पीएम मोदी ने किया ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर होगी चर्चा। हमास ने गजा युद्ध विराम वार्ता के तहत 10 बंधकों को रिहा करने पर जताई सहमति। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ दूसरी बैठक के बाद इस सप्ताह या अगले सप्ताह गजा युद्ध विराम संभव। दिल्ली एनसीआर में कल से शुरू हुई बारिश आज भी जारी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी भारी बारिश का अलर्ट। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। इंग्लैंड को चौथे मैच ने 6 विकेट से हराकर पहली बार जीती T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 12 जून को होगा। न्यूज़ एट 10 में आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, ट्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। 8 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को 4 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। वहीं उन्होंने 3 देशों के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और वैश्विक मंच पर भारत की प्रगति से सभी को अवगत कराया। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं में प्रभावशाली बदलाव का आह्वान किया और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया। प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और डिजिटल, शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में चर्चा हुई। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वहीं दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए। भारत नामीबिया के बीच कुल 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें आपदा के अनुकूल अवसंरचना फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, उद्यमिता केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में शामिल है। भारत का $600 मिलियन का व्यापार है और $800 मिलियन का भारतीय निवेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे अब तक 17 देशों के संसद को संबोधित कर चुके हैं। यह उनके सभी कांग्रेस पूर्ववर्तियों के कुल संबोधनों की संख्या के बराबर है। पीएम मोदी की नई उपलब्धि इस महीने के पहले सप्ताह में 5 देशों की यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और नामीबिया की संसदों में दिए गए अपने नवीनतम भाषणों के साथ हासिल की है। कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों को मिला दें तो उन्होंने कुल मिलाकर 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। पीएम मोदी के बाद दूसरा स्थान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है, जिन्होंने 7 बार दूसरे देशों की संसद को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने 4 बार, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, राजीव गांधी ने 2 बार और नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। पीएम मोदी की इस उपलब्धि में उनकी वैश्विक कूटनीति की झलक मिलती है। उन्होंने जिन देशों की संसदों को संबोधित किया है, उनमें विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं। ये भारत के व्यापक वैश्विक सम्मान को दर्शाता है। विगत वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के जिन देशों की संसदों को संबोधित किया, उनमें अमेरिका से लेकर युगांडा तक शामिल है। अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार 2016 और 2023 में संबोधित किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, भूटान और नेपाल की संसदों को संबोधित किया। 2015 में ब्रिटेन, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस की संसद को संबोधित किया।
पीएम ने 2018 में युगांडा, 2019 में मालदीव और 2024 में गुयाना की संसद को संबोधित किया था। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड की राजधानी रांची में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बैठक में 4 पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के करीब 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का रांची आगमन शुरू हो गया है। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक के मद्देनजर रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में भाग लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही रांची पहुंच चुके हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर में 15 दिन शेष है, लेकिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक कल शाम 6 बजे तक 4,53,89,881 गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। ये संख्या राज्य के कुल 7.9 करोड़ मौजूदा मतदाताओं का 57.48% है। यह आंकड़ा 24 जून 2025 को अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हुए अभियान के पहले 15 दिनों में दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 83,12,804 फॉर्म भरे गए हैं, जो अकेले एक दिन में 10.52% की भागीदारी दर्शाते हैं। आयोग का कहना है कि यह सफलता मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी, चुनाव अधिकारियों, स्वयंसेवकों और 1.56 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों की सतत मेहनत का परिणाम है। अब जब केवल 15 दिन बचे हैं तो आयोग 100% कवरेज की ओर बढ़ने के लिए तैयार दिख रहा है। खबर अब मौसम से जुड़ी हुई। कल दोपहर से ही दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में गरज चमक और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में कल गरज के साथ हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। भारी बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे देर रात तक जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर से गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 से अधिक जिलों में आज तूफान और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज बारिश की संभावना है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच दिल्ली एनसीआर में आज सुबह करीब 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल गए। ये झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत में भी महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। वहीं भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। बात अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून के कारण जमकर बारिश हो रही है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण बार बार मार्ग बाधित हो रहा है। यातायात बहाली का काम चल रहा है। पिछले कई दिनों से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने से बार बार मार्ग बाधित हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाके में तेज दौर की बारिश
का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कम से कम 80 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास में प्रशासन जुटा हुआ है। बात पहाड़ी राज्यों की करते हिमाचल प्रदेश में बरसात ने कहर बरप रखा है। राज्य में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। विभिन्न जगहों पर बादल फटने से अब तक 85 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 35 से अधिक लोग लापता हैं। मंडी जिले के थुनाग में कल बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि हुई है। मंडी में आई इस प्राकृतिक आपदा में 17 लोगों की मौत की खबर है। राज्य में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, जिन्हें अलग अलग आश्रय गृहों में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में हो रही तेज बारिश का असर अब हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले निकले और ट्रैफिक जाम या जलभराव से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो या अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें। प्रशासन ने यह भी कहा है कि मौसम की स्थिति के कारण उड़ानों में देरी संभव है। ऐसे में यात्री अपने एयरलाइन से अपडेट लेते रहें। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1,11,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। औसतन लगभग 7,000 यात्री जम्मू से निर्धारित काफिलों में आधार शिविरों तक यात्रा कर रहे हैं, जिनके साथ सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां होती हैं। प्रतिदिन गुफा मंदिर पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई को शुरू हुआ यह यात्रा 38 दिन तक चलेगी। हमारा पूरा ग्रुप है और लगभग 25 साल से आता जा रहा है और मैं तो मेरा दूसरा बार आना हुआ है। ऐसी तो बाबा के दरबार में आना तो एक किस्मत वाला हूँ। कई लोग तो आधे रास्ते बैक हो जाते हैं। मैं तो मतलब दूसरी बार कर रहा हूँ दर्शन। व्यवस्था अच्छा मोदी जी का भाई चल रहा है, बहुत बढ़िया। हर जगह कई चेंजेस आते जा रहे हैं। सिक्योरिटी देख रहे हैं, कितना मदद मिल रही है यहाँ पे। और खाने पीने का लग ही नहीं रहा है, लग रहा घर परिवार है पूरा हमारा। यहाँ के लोग कोऑपरेट कर रहे हो, देखना व्यवस्था की पहले से कई गुना व्यवस्था चेंज हुई है यहाँ पे। मैनेजमेंट बहुत काफी अच्छा है, अंदर भी और बाहर भी, और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, समस्या कहीं भी नहीं है इस बार। बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल भी बाहर के भी सब जगह के। भगवान भोलेनाथ सबको खुश रखे। भोले बाबा के तो दर्शन हमेशा ही होते हैं, हमेशा होते हैं। बस हमको देखना पड़ता है कि भोले बाबा है कहाँ। दर्शन तो डेली होते हैं। बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया। लोगों से आप लोग मिले हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, सुविधा बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है। आर्मी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सेवा कर रहे हैं। काबिल तारीफ है सर। जिन लोगों ने गवर्नमेंट ने ड्यूटी दे रहे, सभी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। काबिल तारीफ है सर। आज गुरु पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों को नमन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी गुरुजनों को नमन करता हूं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध शिक्षा दीक्षा के साथ ही आजीवन मार्गदर्शन का माध्यम भी होता है। हमारे इतिहास में गुरुओं ने सदैव शिष्यों में नैतिक मूल्य, ज्ञान, आचरण, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का भाव जगाने का कार्य किया है। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सभी गुरुओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजय नाथ के समाधि पर पूजा अर्चना कर गुरु की आराधना की।
न्यूज़ 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में भारत सरकार द्वारा जुलाई 2018 में शुरू की गई ईट राइट इंडिया पहल अब जन आंदोलन बनती जा रही है। इस अभियान का लक्ष्य है देश भर में सुरक्षित, पौष्टिक और संधारणीय भोजन को बढ़ावा देना। ईट राइट इंडिया अभियान के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इस साल 6 जुलाई तक 25 लाख से अधिक फूड हैंडलर्स को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। देश भर में 284 ईट राइट स्टेशन और 249 क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाणित किए जा चुके हैं। खाना पकाने में इस्तेमाल किए गए 55 लाख लीटर तेल को इकट्ठा कर 39 लाख लीटर बायोडीजल में बदला गया है। ईट राइट इंडिया का असर समाज के हर स्तर पर दिख रहा है। रेलवे स्टेशन, स्कूल, मंदिर, अस्पताल और बाजार तक में ये मुहिम पहुंच चुकी है। ईट राइट स्कूल और ईट राइट कैंपस जैसे कार्यक्रमों को स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रांस फैट फ्री इंडिया, सेफ फूड, शेयर फूड जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को जागरूक किया है। अब न केवल फूड क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है, बल्कि खाने के तौर तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में लोगों से तेल, नमक और चीनी की खपत कम करने की अपील की थी। रॉकफेलर फाउंडेशन और WHO जैसी संस्थाओं ने भी ईट राइट इंडिया पहल की सराहना की है। जब भोजन शुद्ध होगा तभी शरीर भी मजबूत रहेगा और देश भी। आइए ईट राइट इंडिया अभियान में भाग लें और स्वस्थ भारत की नींव रखें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वह प्रदेश में प्राकृतिक खेती और पाम ऑयल क्षेत्र पर महत्वपूर्ण बैठक करने के अलावा कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री स्थित प्रशांति निलायम में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार के कृषि मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कृषि मंत्री किसानों और स्वयं सहायता समूह की दीदियों से भी संवाद करेंगे। किसानों को समृद्ध किए बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। सरकार की इन योजनाओं का लाभ बिहार के वैशाली जिले के किसानों को मिल रहा है और केंद्र सरकार की इस योजना से बिहार के किसान खुश भी बहुत हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो कृषि के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इन बदलावों ने किसानों की जिंदगी में नया अध्याय जोड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कई गुना वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए MSP उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो। बाजरा में सबसे ज्यादा 63% मार्जिन अनुमानित है। इसके बाद मक्का और तुर में 59%, उड़द में 53%, अन्य फसलों में मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है। ये नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए लागू की गई है। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 साल पहले लॉन्च किए थे किसान निधि योजना। छोटे स्तर का किसानों को बहुत लाभ है। भी कोई फसल लगाना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में, उस समय पैसा आ जाता है जिससे किसानों को लाभ मिलता है, समय पे आ जाता है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत
मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए बीमा प्रदान कर रही है, ताकि किसानों को फसल नुकसान के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी किसान हितकारी योजना चलाया जा रहा है, जिससे हम किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। एमएसपी में बढ़ोतरी किया गया है। मक्का हो, ज्वार हो, सोयाबीन हो, गेहूं हो, ये सब जो भी पहले का फसल होता था, उस फसल का समर्थन मूल्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका बढ़ावा किया है, और जिससे हम किसानों को लाभ मिला है। हम खुद इससे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि पहले से जो मुनाफा होता था उस मुनाफे में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे मेरा परिवार खुशहाल हो रहा है और मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को आसानी से मामूली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। इससे किसानों को खेती के लिए पूंजी मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन से भी जोड़ रही है, ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब किसान खेती करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। साथ ही परंपरागत खेती के लिए व्यावसायिक खेती पर भी जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों की मदद से उपग्रह संचार सेवाएं दे सकेगी। ये मंजूरी स्टारलिंक जेन 1 कंसल्टेशन के जरिए दी गई है, जिसमें 4,408 उपग्रह 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। भारत में यह नेटवर्क लगभग 600 GBps की क्षमता प्रदान कर सकता है। मंजूरी की वैधता 8 अप्रैल से शुरू होकर 5 साल तक या उपग्रह समूह के जीवन काल की समाप्ति तक जो भी पहले हो तक मान्य होगी। हालांकि सेवा की शुरुआत अभी अलग अलग सरकारी विभागों की स्वीकृति और लाइसेंस के अधीन होगी। स्टारलिंक 2022 से ही भारत में अपने व्यावसायिक परिचालन की योजना पर काम कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने ब्राजील से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है और साथ ही ब्राजील के खिलाफ अनुचित व्यापार के जांच के आदेश दिए हैं, जिससे टैरिफ और भी अधिक बढ़ सकता है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को ब्राजील पर 10% शुल्क लगाया था। इसके अलावा ट्रंप ने 7 देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसमें फिलीपींस से आने वाले माल पर 20%, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक और लीबिया से आने वाले माल पर 30% और ब्रुनेई और मोल्दोवा से आने वाले माल पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब तक ट्रंप ने 22 देशों के लिए नए टैरिफ की घोषणा की है। हमास ने गजा में संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 10 बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। समूह ने कहा है कि संघर्ष विराम के लिए चल रही वार्ताएं इजरायल के अड़ियल रुख के कारण कठिन हैं। फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि ये चल रहा संघर्ष विराम वार्ताओं में कई अड़चनें हैं, जिनमें सहायता का प्रवाह, गजा पट्टी से इजरायली बलों की वापसी और स्थायी संघर्ष विराम के लिए वास्तविक गारंटी शामिल है। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक आतंकी लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। खेल की खबरों का रुख करें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की है। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड की सरजमीं पर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के घर में 2 या उससे अधिक मुकाबलों की T20 सीरीज अपने नाम की है। भारत इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का ये मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। न्यूज़ 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।